इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसके बाद से उन्होंने अंतिम सांसें ली है। आपको बता दें, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। काफी दिन से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा करें, जहां आपको बता दें कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इलाजरत थे, और आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा करें, जहां आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। एक बार फिर से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें, आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। बहुत दिन से इलाज चल रहा था, बीमार पड़े हुए थे, जिसके बाद से ये बड़ी खबर इस वक्त की साझा कर रहे हैं। दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। काफी समय से बीमार बताए जा रहे थे, आरएमएल अस्पताल में बहुत दिनों से भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे सत्यपाल मलिक। आखिरी सांसें उन्होंने ली। लंबे समय तक वो राज्यपाल रहे। और इसी पे अधिक जानकारी के हमारे साथ विजय पाल सिंह तोमर, उड़ीसा भाजपा प्रभारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार सामने आ रहा है। लंबे समय से बीमार भी बताए जा रहे थे, उन्होंने आखिरी सांसें ली। क्या कुछ अहम संदेश? सत्यपाल मलिक जी के निधन से निश्चित रूप से मुझे भी दुख हुआ है और आश्चर्य भी हुआ है। मैं उनको अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं कॉलेज टाइम से जानता था, जब वो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने उनका साथ दिया था मेरठ कॉलेज में। वो अध्यक्ष बने थे मेरठ कॉलेज के। छात्र राजनीति से लगाकर और वो विभिन्न दायित्वों पर एमपी रहे, अलीगढ़ से जनता दल में रहे, वीपी सिंह की सरकार में भी वो राज्य मंत्री रहे, केंद्र में भी, यहाँ कांग्रेस में भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी में भी। जब मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो किसान मोर्चे के प्रभारी थे। उसके बाद राज्यपाल रहे। विभिन्न दायित्वों पर उन्होंने लंबे टाइम तक काम किया है। एक साधारण गरीब परिवार से, गांव से, हिसाबदा से आकर और इतनी लंबी यात्रा करना निश्चित ही एक उनके लिए गर्व की बात है। गांव के लिए भी, उनके लिए भी। उनका सादा जीवन था, उनके जाने से क्षति हुई है। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बिल्कुल, अगर देखा जाए विजय जी, तो बहुत व्यक्तिगत धनी माने जाते थे। हमेशा अपनी आवाज़ को, लोगों की आवाज़ को बुलंद करते आए थे। हमेशा चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ के अगर नेताओं की बात करें तो उनके बीच में बहुत ही नाम था इनका। हाँ, वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ हम दोनों ने साथ साथ काम किया था। हालांकि आपातकाल के बाद चौधरी साहब ने उनको हटा दिया था पद से, क्योंकि आपातकाल में वो जेल नहीं गए थे। तो लंबे टाइम तक लोकदल में काम किया था। मैं भी 1980 का चुनाव लड़ा, तब भी वो लोकदल में ही थे। और चौधरी चरण सिंह के साथ से लगा करके वो फिर जनता दल में रहे। जनता दल के बाद, जनता दल से पहले फिर कांग्रेस में चले गए थे, फिर जनता दल में आए, बाद में बीजेपी में आए। तो लंबे टाइम तक राजनीतिक जीवन रहा उनका। छात्र जीवन लंबे टाइम तक रहा। छात्र राजनीति में जो हिंदी को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था, एक लता कांड हुआ था, लता का अपहरण हुआ था मेरठ में, उन सब से उनको नेतृत्व के लिए जाना गया। वो समाजवादी युवजन सभा में काम किया करते थे, उसमें भी उन्होंने लंबे टाइम तक काम किया था। कभी आपकी कोई व्यक्तिगत उनसे आप जब मिले हो तो किस चीज को लेकर आप लोगों की चर्चा होती रही हो? हमारे व्यक्तिगत काफी संबंध रहे हमारे। उनके व्यक्तिगत संबंध लोकदल में रहते हुए भी रहे थे, कॉलेज टाइम में रहते हुए भी रहे थे जी। तो उनका जो हमको पढ़ाती थी इकबाल कौर,
और वो भी मेरठ कॉलेज में प्रोफेसर थी, उनके साथ उनकी शादी हुई थी, फिर बाद में शायद दूसरी शादी भी हुई, उसका तो मैं जानकारी नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक उन्होंने हमारे साथ काम किया था। और मैं तो यही कहूँगा कि एक साधारण गांव और गरीब के घर से चलकर इतनी लंबी यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए विजय जी। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर रहे थे, जहां दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और काफ़ी मुखर व्यक्तित्व माने जाते हैं। आपको बता दें, उन्होंने आखिरी सांसें ली, आरएमएल अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसके बाद से पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली और जैसा कि अभी आपको हमने जानकारी दी कि व्यक्तिगत छवि जो उनकी है वो बहुत ही ऐसी बताई जाती है कि बहुत ही अच्छे एक वक्ता भी थे। हमेशा छात्र राजनीति से उठकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लंबे समय तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपना वक्त दिया, वहाँ बतौर राज्यपाल वहाँ रहे। कई सारे ऑपरेशंस उनके रहते हुए वहाँ पर हुए, जहाँ पे मजबूती से उन्होंने सेना की भी आवाज़ को बुलंद किया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद से दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद से आपको बता दें लंबे समय से किडनी की बीमारी से वो ग्रसित थे, जिसके बाद से उन्होंने आखिरी सांसें ली। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद से निधन हो गया। ऐसा माना जा रहा है करीब 1 बजे नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली, जहां लंबे समय से उनका और न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन हमारे साथ न्यूज़ रूम से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अब्दुल, देखिए बहुत ही दुखद समाचार ये हमारे सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब हमारे बीच में नहीं रहे। लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, ऐसा माना जा रहा है, और अब वो हमारे बीच नहीं है। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक शोक की लहर है। जाहिर तौर पर साक्षी ये बड़ी दुखद खबर है और निश्चित तौर पर काफ़ी वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे, आरएमएल हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज थे। और मेरी उनके एक सहयोगी हैं जो उनकी हेल्थ अपडेट देते रहते हैं, उनसे बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, जब ये अफवाहें उड़ रही थी कि सत्यपाल मलिक हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, क्रिटिकल कंडीशन में है। तो मेरी राणा साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अभी हाँ क्रिटिकल है लेकिन अब सुधार हो रहा है। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर मेरी बात हुई, अभी भी मैं कॉल उनको कर रहा था लेकिन अभी उनका जाहिर तौर पर व्यस्त जा रहा है, क्योंकि सभी लोग उनसे बातचीत कर रहे होंगे कि कैसी तबीयत है, क्या कुछ मतलब आगे का चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर अब खबर ये आई है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं सत्यपाल मलिक। और आरएमएल हॉस्पिटल अब से कुछ देर के बाद एक मेडिकल बुलेटिन भी बाकायदा जारी करेगा और औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी, बताया जाएगा कि कितने बजे, क्योंकि अभी जो खबर हमें मिल रही है वो है तकरीबन 1:12 के करीब उन्होंने आखिरी सांस हॉस्पिटल में ली है। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक किसी भी तरह का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है आरएमएल हॉस्पिटल की ओर से। लेकिन जो हॉस्पिटल के सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो यही बताते नजर आ रहे थे कि कुछ देर के बाद तकरीबन आधे पौन घंटे के भीतर आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। उस मेडिकल बुलेटिन में पूरी जानकारी साझा की जाएगी और औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान होगा। लेकिन सत्यपाल मलिक का जब हम जिक्र करते हैं साक्षी, हम और आप बाकायदा पिछले कुछ रोज का अगर जिक्र करें, पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें, 6 से एक साल के भीतर का जिक्र करें, तो सत्यपाल मलिक एक मुखर व्यक्तित्व के तौर पर नजर आए और वो सरकार के खिलाफ नजर आए थे, मुखालफत करते
करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम बयान उन्होंने दिए थे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 केंद्र सरकार की तरफ से हटाई गई थी, उसके बाद की क्या सिचुएशन वहां पर जम्मू कश्मीर में थी, क्योंकि उस दौरान सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर रहे थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से वहां पर उनको कॉल आई थी। वो मीडिया का बहुत बड़ा सुर्खियां रही थी सतपाल मलिक की। अगर हम बात करें तो आपको वो समय भी याद होगा जब सीआरपीएफ के जवानों को प्लेन नहीं दी गई थी, तो उस वक्त भी उन्होंने मोदी सरकार का काफी विरोध किया था और तब वो चर्चा में बहुत तेज से आए थे। हाँ, जाहिर तौर पर वो जो एक जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की एक पूरी टुकड़ी थी, उस पर एक हमला किया गया था और उसके बाद भी तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आई थी और तब ये कहा गया था सतपाल मलिक की ओर से कि मैं उस समय राज्यपाल था और मैंने सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार को बाकायदा कॉल किया था, गुहार लगाई थी केंद्र को लेकर, गृह मंत्रालय को लेकर, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई, उसको दरकिनार कर दिया गया। तमाम तरह के आरोप सतपाल मलिक की तरफ से सरकार को लगाए गए थे, लेकिन आज उन आरोपों को अगर इतर रखा जाए, उनके व्यक्तित्व का जिक्र करें, राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत समय व्यतीत किया है, एक बेहतर नेता के रूप में रहे हैं। और अगर हम देखें सतपाल मलिक को तो उनका करियर काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, कई दल बदल उन्होंने किए, राजनीतिक करियर का जिक्र करें, उसके अलावा चीज़ों को अगर देखा जाए, उनके व्यक्तित्व का अगर जिक्र किया जाए तो जो कई लोग जानकार हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि मैं भी जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, वहाँ पर मैंने कई तकरीबन 1 से 1.5 साल तक मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूं, तब मेरी मुलाकात सतपाल मलिक से हुई भी थी और जब हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय ये नज़र आया था सतपाल मलिक के भीतर कि हाँ, वो बड़े मुखर हैं, वो हर बात को सटीकता से रखते हैं, किसी भी तरह का उनके भीतर भय या फिर किसी भी तरह का एक तरीके से खौफ नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि बतौर राज्यपाल अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं, आप भीतर के बारे में बता रहे हैं, हालांकि उस समय वो ऑफिशियल तौर पर सबके सामने नहीं बोलते थे, लेकिन हाँ, अगर आप ऑफ कैमरा उनसे बातचीत कर रहे हैं तो आपको वो पूरी बारीकी से बताते थे कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कैसा रहता है। तो ये एक व्यक्तित्व जो हमने ऑब्जर्व किया था उनका, वो नज़र आता है कि बड़े मुखर तौर पर थे, वो ये बताते थे कि हाँ, कहाँ पर क्या लूप होल्स हो सकते हैं। बिल्कुल अब्दुल, आपने जिस तरह से कहा कि आप बहुत लंबे समय तक जम्मू में थे, आपने उनसे बातचीत की, तो एक चीज़ मुझे भी याद आती है, जब पहलवानों का जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, उस वक्त मुझे याद आता कि वहाँ पे सत्यपाल मलिक जी आए थे। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहता हूँ, चाहे मैं सरकार में रहूँ, चाहे मैं विपक्ष में रहूँ, लेकिन जो चीज़ सही है मैं उसे हमेशा सही कहूँगा और जो चीज़ गलत है उसे मैं हमेशा गलत कहूँगा। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, पहलवानों के हित में भी उन्होंने बात की थी, उनके पक्ष में भी वो आए थे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखा, हमेशा सही के साथ वो खड़े नजर आए। अब्दुल, जाहिर है, देखिए यही बात हम लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सतपाल मलिक किस तरह के उनका नेचर था, उनका व्यक्तित्व था। और यही वजह है कि जब 2018-19 में वो राज्यपाल के तौर पर जम्मू कश्मीर में थे और उसी दौरान 5 अगस्त की ही तारीख थी जब 370 को निरस्त किया गया था, वहाँ पर तमाम तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिले और आज की तारीख में 5 अगस्त है, 6 बरस हो चले हैं उस चीज़ को। और आज की तारीख में देखिए 5 अगस्त को सतपाल मलिक हमें छोड़कर चले गए हैं, अलविदा कह गए हैं। हालांकि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और डायलिसिस पे थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो उनकी हेल्थ अपडेट के लिए वहाँ पर मौजूद थे, उनसे लगातार बातचीत हो रही थी, उनसे बातचीत इस लिहाज से हो रही थी कि क्या उनकी हेल्थ की अपडेट है। हालांकि कुछ दिन पहले जो उन्होंने कहा था कि हाँ उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन अब से कुछ दिन के बाद उनसे लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा था राणा साहब से, और अभी भी मैं लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, तब भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है एक बेहतर व्यक्तित्व का धनी इंसान
सतपाल मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे, जाहिर तौर पर यादों में रहेंगे। उनकी वो बातें याद रहेंगी जो लगातार सुर्खियों में रही हैं, वो बातें याद रहेंगी जो उन्होंने कार्य किए हैं बतौर राज्यपाल होते हुए, और तमाम अलग अलग ओहदों पर वो जब विराजमान रहे हैं, उन्होंने किस तरह से अपने व्यक्तित्व को दर्शाया है, वो लोगों के जहन में जाहिर तौर पर रहेंगी साक्षी। और यही एक कारण है कि आज की तारीख में सतपाल मलिक को हर कोई याद करेगा। बिल्कुल, देखिए अब्दुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से वो काफ़ी धनी व्यक्तित्व माने जाते थे, अभी हम विजयपाल सिंह जी से बात कर रहे थे, ओडिशा के भाजपा प्रभारी है। साफ तौर पे उन्होंने भी ये बात कही कि मैं उनसे व्यक्तिगत जब मिला, कई सारी पार्टियां उन्होंने छोड़ी पकड़ी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि राजनीतिक उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में देखने को मिले, लेकिन एक व्यक्ति जो छात्र राजनीति से उभरता है, बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनका, ऐसा माना जाता कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो नहीं आते थे, छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी राजनीति की, लेकिन उस मुकाम से पहुंचकर उन्होंने वहां तक पहुंचने का सफ़र तय किया अब्दुल, जहां तक सोचना भी एक नामुमकिन था। और एक बार मैं उनका एक बयान देख रही थी तो साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने सिर्फ राज्यपाल की कुर्सी नहीं संभाली है, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुना है। जिस तरह से आपने भी बहुत अहम जानकारी दी कि 370 हटाए जाने के बाद से, या फिर हम पुलवामा अटैक की अगर बात करें तो वो समय मुझे बहुत अच्छे से याद आता है जब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैंने खुद प्रधानमंत्री को कॉल किया था, मैंने खुद जवानों के लिए मैंने हवाई जहाज की मांग की थी, मैंने वहां बसों की मांग की थी, लेकिन वहां जो लापरवाही देखने को मिली, इस वजह से हमें सीआरपीएफ की और बीएसएफ के जवानों की जो जान थी वो गंवानी पड़ी। तो इस तरह से मुखर होना, प्रधानमंत्री के विपरीत खड़े हो जाना अब्दुल, आसान बात नहीं होती है। उसके बाद ही वो सुर्खियों में बहुत ज्यादा आए, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि कैसे केंद्र सरकार के खिलाफ वो लगातार आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और उसके बाद वो सुर्खियों में रहे हैं निरंतर। वो टीवी पर इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे, वो पॉडकास्ट दे रहे थे, जो यूट्यूबर्स थे उनको इंटरव्यू दे रहे थे, और वहाँ पर वो अपनी बात रख रहे थे। उनका ये कहना था कि अभी टीवी पर, क्योंकि बहुत से टीवी चैनल्स ने अप्रोच किया था, और लेकिन उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया था कि हम टीवी पर मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता हूं। उनका ये मानना था कि अब टीवी उतनी कह सकते हैं कि वो अपनी अपने राय रहती है। उन्होंने कहा था कि इतना सटीकता से या फिर उतनी क्या कह सकते हैं उसको कि पारदर्शिता आप कह सकते हैं, पारदर्शिता कह सकते हैं आपकी, वो पारदर्शिता उतनी नहीं रही है टीवी में। इसलिए मैं अब जो यूट्यूबर्स हैं उनको सोशल मीडिया के जरिए ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन अभी आपने उड़ीसा का जिक्र करा, उड़ीसा के भी राज्यपाल के तौर पर 2018 में वो तकरीबन 3 से 4 महीने के ले रहे थे, मार्च से मई तक 2018 में वो उड़ीसा के राज्यपाल के तौर पर भी नियुक्त रहे थे। और शायद यही कारण है कि उड़ीसा के जो प्रभारी हैं उन्होंने उस बात का जिक्र करा कि किस तरह से वो सतपाल मलिक से उनकी भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी बताया कि क्या उनका व्यक्तित्व था, कैसा व्यक्तित्व था, ये तमाम चीज़ें हैं। हम भी कुछ लोगों से जाहिर तौर पर कोशिश कर रहे हैं फोन लाइन पर जोड़ने की, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारे साथ राजनीतिक लोग अगर जुड़ते हैं तो उनसे भी जाहिर तौर पर ये बातचीत करेंगे कि सतपाल मलिक साहब से उनकी मुलाकातें कैसी रही हैं, या फिर उनके व्यक्तित्व के बारे में वो कैसा जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। ये ज़रूर हम कोशिश करेंगे। हमारी जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि इस समय जाहिर तौर पर लोगों के जो फ़ोन्स हैं वो बिजी जा रहे हैं। तमाम न्यूज़ चैनल्स उनसे कांटेक्ट करेंगे, जो लोग उनके साथ रहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करें, वो भी सतपाल मलिक के साथ बाकायदा रहे हैं। अभी हमारे सहयोगी की उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि क्योंकि जाट नेता के तौर पर सतपाल मलिक भी बहुत ज़्यादा सामने रहे हैं, हरियाणा से वो भी ताल्लुक़ रखते हैं, सतपाल मलिक रखते हैं। और यही कारण है कि हरियाणा के जो नेता रहे हैं वो भी बताते हैं कि किस तरह से, और एक कहावत ये भी है कि जो जाट होते हैं ना, वो मुंह पर बोलते हैं, मुंह पर बात रखते हैं, उनको किसी का खौफ नहीं होता, किसी का डर नहीं होता है। और शायद वही व्यक्तित्व सतपाल मलिक के भीतर भी नजर आता है। भले ही वो राजनीतिक व्यक्ति रहे हों, लेकिन एक जो व्यक्तित्व रहता है, जो आप जिस तरह से परवरिश आपकी होती है, जो वो आपके व्यक्तित्व में साफ तौर पर नजर आ जाता है, वो नेचर में साफ तौर पर नजर आता है। और शायद यही कारण है कि सतपाल मलिक को हमने देखा है समय समय पर वो मुखरता होते हुए, वो बातें करते हुए, कि वो बातें सटीकता से और मुखरता से सामने रखते हुए जो दूसरे राजनीतिक लोग
आपने अब्दुल नहीं देखिए रख ये पाते। बात आपने जो कही इसमें मैं बिल्कुल सहमति आपसे जताती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने कहा जाट नेता थे, बहुत मुखर थे और पीठ पीछे बात करने वाले नहीं थे। जिस तरह से अब हम आज का अगर हम दौर देखें अब्दुल, तो जल्दी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है, चाहे हम विपक्ष की बात कर ले, चाहे मीडिया की बात कर ले, या पक्ष में भी कोई जल्दी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है। लेकिन हमने सत्यपाल मलिक को उस राजनेता के रूप में देखा जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी सवाल किए। बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी आप देखें, अगर उत्तर प्रदेश में तो बहुत जोरों शोर से चलता था, ऐसा माना जाता था कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच भी बहुत टकराव है, उनसे कोई सवाल नहीं करता। लेकिन मुझे याद है कि उनकी जब तबियत बिगड़ी थी सत्यपाल मलिक की, उसके बाद से वो व्हील चेयर पे खुद जंतर मंतर पहुंचे थे। वहां उन्होंने हरियाणा की जो बच्चियां, जो बेटियां काफी दिनों से भूखे प्यासे वहां पर प्रदर्शन कर रही थी, अपनी आवाजों को बुलंद कर रही थी, और आने वाली जितनी भी पीढ़ी, आने वाले जितने एथलीट से उनकी भी आवाज को बुलंद कर रही थी अब्दुल, उनके भी फेवर में वो वहां पे आए, व्हील चेयर पे वो थे, वहां पे वो एक दिन पूरा मौजूद थे। मुझे वो तस्वीर याद आती है। तो उसके बाद आप जो ये बात कह रहे हैं कि जाट नेता थे, हमेशा मुखर नजर आते थे, ये एकदम सटीक बैठती है फिर उस पर। नहीं, जाहिर तौर पर देखिए, और यही कारण है कि उनका जो नेचर है वो अपने आप में दर्शाता है कि वो किसी भी तरह से कोई भी मुद्दा होता है कि उस पर वो अपनी राय जरूर रखते थे और स्पष्टता के साथ रखते थे, बिना किसी हिचकिचाहट के रखते थे। और यही वजह है कि तमाम जो चीज़ों का आपने जिक्र करा, जिन इवेंट्स का आपने जिक्र करा, जिन प्रोटेस्ट का आपने जिक्र करा, वहाँ पर उनकी मौजूदगी वो नज़र आती रही है। और शायद यही वजह है कि हमने जब से उन्होंने राज्यपाल की कुर्सी छोड़ी, उसके बाद से लगातार उनकी मौजूदगी और उनकी मुखरता और ज़्यादा सामने आने लगी। यही कारण है कि साक्षी आज की तारीख में जब क्योंकि देखिए राज्यपाल के तौर पर तमाम लोग इस समय भी नियुक्त हैं, और अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल उस समय जब वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता, राज्य माना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था, जम्मू कश्मीर उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, आतंक का वहाँ पर पूरी तरीके से बोलबाला था। जैसा कि मैंने बताया, जब हम लोग वहाँ पर जम्मू कश्मीर में थे तो उस वक्त मुझे आज भी याद है कि रात के तकरीबन 8 बजे के बाद पूरी तरीके से कर्फ्यू लग जाता था। ये बातें पहले मैं सुनता था कि जम्मू कश्मीर में 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब मैंने उस चीज़ को वहाँ पर देखा था और बाकायदा उस चीज़ को महसूस किया कि हाँ, भले ही वो मस्जिदों में आप नमाज पढ़ने भी नहीं जा पा रहे हैं रात में, क्योंकि मुस्लिमों में 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें एक रात में नमाज होती है, वो ईशा की नमाज होती है, तकरीबन वो उसका टाइम अलग अलग हो जाता है, कब 7:30 होती है, 8:30 होती है, या फिर 8 बजे के करीब होती है। तो वो नमाज भी पढ़ने लोग बाहर जाते थे, बहुत खौफ में रहते थे। उस वक्त का मैं बता रहा हूँ, 370 से पहले जो जम्मू कश्मीर का सेंसिटिविटी उस समय नजर आती थी, और यही कारण है उस ठीक है अब्दुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ठाकुर उमेद सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बहुत दुखद समाचार हमारे बीच निकल कर आ रहा है। राज्यपाल पूर्व जो थे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक, अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या कुछ एक अहम संदेश, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? जी, उनका हम लोग साथ काम कर चुके हैं और पार्टी के भी वो काफी बड़े अनुभवी रहे हैं, राज्यपाल रहे जी। और उनका एक अच्छी पकड़ थी, खासकर पश्चिमी यूपी के वो मसीहा कहे जाते थे जी। आज उनके निधन पे मैं गहरा शोक व्यक्त करता हूँ। ये बहुत ही दुखद है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। सर, कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं माना जाता था, और जितने भी लंबे समय तक उन्होंने राज्यपाल की कुर्सी संभाली, बहुत मुखर नेता के रूप में सामने आए, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा उनके हित के लिए उनकी आवाज को हमेशा बुलंद किया। वो निश्चित तौर पे उनको छात्रों ने भी बहुत सम्मान दिया, और उनके बीच में भी वो बहुत ही जो है प्रभावी छात्र रहे हैं, और उनका एक अच्छा वो रहा, बचपन से ही उनके अंदर नेतृत्व की अच्छी क्षमता थी और उनकी इच्छा थी। और जो वो इस शीर्ष स्तर तक राज्यपाल तक पहुंचे और राज्यपाल रहे, कश्मीर के राज्यपाल रहे, और उनका एक लाइफ में बहुत अच्छा ही राजनीति अनुभव रहा है, और जो पार्टी को भी फायदा रहा, कहीं ना कहीं सभी को जो है उसका फायदा मिला, कभी किसी का नुकसान नहीं किए। इसलिए उनके निधन पे बहुत ही लोगों को जो है गहरा दुख पहुंचा है, निश्चित तौर पे।
कि तमाम अहम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांसें ली। उन्होंने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अंतिम सांसें ली। पिछले कई महीनों से वो बीमार बताए जा रहे थे, जिसके बाद से हमारे सहयोगी अब्दुल ने भी बताया कि किस तरह से वो लगातार उनके सहयोगी के टच में थे। उन्होंने जानकारी दी थी कि किडनी के बीमारी से वो ग्रस्त बताए जा रहे थे। और आपको बता दें कि व्यक्तिगत छवि जो थी उनकी, वो बहुत ही मुखर नेता के रूप में मानी जाती थी, देखी जाती थी। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, सबने एक ही बात कही कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों खेमे में उनका नाम जो है वो बहुत तेज़ी से चलता था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लंबा समय उन्होंने बिताया। बतौर राज्यपाल उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया। 370 का विरोध किया, पुलवामा तो आपको बता दें कि ये दुखद समाचार। और हमारे सहयोगी अब्दुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब्दुल, देखिए, ठाकुर उमेद सिंह से भी अभी हमने बातचीत की। उन्होंने भी साफ तौर पर देखिए यही बात कही। उन्होंने भी यही बात कही कि छात्र राजनीति में भी जब वो थे तो वहाँ भी छात्रों की प्रिय लोकप्रियता उनकी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने जिस जगह, जिस भी शहर में वो गए या जिस भी राज्य में वो गए, जहाँ जहाँ उन्होंने राज्यपाल की कुर्सी संभाली, वहाँ उन्होंने एक परचम लहराने का काम किया। वहाँ एक उन्होंने अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ी। राजनीति की बात करें, चाहे छात्रों के बीच की बात करें, हर जगह उन्होंने अपनी एक राजनीतिक छाप छोड़ने का काम किया। तो साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि एक लंबी आयु वो जी के गए, लेकिन यादें कहीं ना कहीं हमारे बीच में वो छोड़ गए। अब्दुल, नहीं, जाहिर है। और अभी आपने भी जो आप एडलिप कर रहे थे उसमें भी आपने जिक्र करा कि सतपाल मलिक जो ऐसी शख्सियत थे जो सिर्फ पक्ष या विपक्ष किसी एक के जुबान पर नहीं रहते थे, वो दोनों की जुबान पर रहते थे, दोनों के जहनों में रहते थे। और शायद यही वजह है कि आज की तारीख में उनको हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि एक शख्स होता है, एक शख्सियत होती है कि भाई वो सिर्फ सत्ता पक्ष का रुख रख रही है, सत्ता पक्ष की बात कर रही है। एक होती है शख्सियत जो सिर्फ विपक्ष की बात कर रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी है, एक बीजेपी है, उन दोनों का पक्ष रख रही है। लेकिन अगर हम सतपाल मलिक के राजनीतिक करियर की बात करें, उनको उस ग्राफ को अगर देखें, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, लोकदल में रहे हों या फिर दूसरे राजनीतिक दल में गए हों, लेकिन जब वो उन सब के बाद एक राज्यपाल के तौर पर अलग अलग राज्यों में वो नियुक्त हुए और उसके बाद जो उनकी मुखरता नजर आई, वो दर्शाती है कि वो किसी एक राजनीति के या राजनीतिक पार्टी के सानी नहीं थे, एक राजनीतिक पार्टी के फेवर में नहीं थे। वो अगर उनको कांग्रेस के भीतर कुछ कमी नजर आई है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अगर कमी है, तो वो मुखरता से सामने आकर बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व अभी बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा ढीला है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नजर आ रहा है, नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर या केंद्र सरकार के भीतर कुछ उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया, तो उस बात को भी उन्होंने मीडिया के सामने बड़ी मुखरता के साथ, बड़ी सटीकता के साथ, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के उन्होंने उस बात का भी जिक्र करा। और आज की तारीख में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेचर, ऐसी बातें रखना, वो बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए उसके लिए, और वो जिगरा सतपाल मलिक के भीतर था। और शायद यही वजह है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि आज की तारीख में उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो राज्यपाल के तौर पर अलग अलग प्रदेशों में नियुक्त रहे, तब तक सतपाल मलिक को इतना नहीं जाना जा रहा था। हम और आप सिर्फ जान रहे थे कि उस राज्य के राज्यपाल के हैं, उस राज्य का राज्यपाल हैं सतपाल मलिक, लेकिन जब से उनकी इस तरह सक्रियता नजर आई, ऐसी बातें नजर आई, वो मुखरता नजर आई, वो भी मीडिया के सामने, वो बहुत ज़्यादा दरअसल हाईलाइट हो गई। और शायद यही कारण है कि हर किसी के जहन में, हर किसी के जहन में ये शख्सियत नज़र आ गई कि हाँ, सतपाल मलिक देखिए एक ऐसा शख्स है जो अलग अलग प्रदेशों का राज्यपाल रहा है, लेकिन जब बात सरकार की नीतियों की आती है, उनके
डिसीजंस की आती है, अगर वहां पर सेना के शौर्य का जो लगातार गुणगान करते हैं वो बकौल सतपाल मलिक वो उसको उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब्दुल, देखिए, तो सेना के गुणगान की आप बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारी अहम जानकारी हमें और दर्शकों को दी। उसी बीच मुझे वो भी वक्त याद आता है जब वो गोवा और मेघालय के राज्यपाल भी थे, और उसी बीच किसान आंदोलन ने रुख पकड़ा था। वो हमें याद है कि जब अटारी बॉर्डर की बात कर ले, या सारे बॉर्डर्स जो थे वो सीज थे, जितने भी किसान थे वो अपना ट्रैक्टर ट्रक लेके अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया था। जल्दी हम किसी भी नेता को इस्तीफा देते हुए नहीं देखते हैं अब्दुल, लेकिन उस वक्त वो तस्वीरें सामने आई जब उन्होंने खुद इस्तीफा दिया और वो किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे। तो साफ तौर पे देखिए, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, आप तमाम अहम जानकारियां दे रहे हैं कि वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों खेमों में उनका नाम जो है वो शुमार था, क्योंकि हमेशा उन्होंने ये जो आवाज बुलंद करने का काम किया, खुद उन्होंने सोचिए इस्तीफा दिया, उसके बाद से वो किसान आंदोलन के हक में आए। तो साफ तौर पे ये बोल सकते हैं कि उन्होंने जनता से जुड़े हुए जो हित के मुद्दे थे उसके पक्ष में वो हमेशा खड़े हुए नजर आए अब्दुल। नहीं, जाहिर है, देखिए, और शायद यही वजह है कि हम देख रहे हैं किसान आंदोलन। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन नज़र आया, और वहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर आगे रहे। किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरीके से आगे आते रहते, और उसमें कई राजनेताओं ने सपोर्ट किया था किसानों का। लेकिन वहाँ पर दो तीन चीज़ें नज़र आती है कि अगर कोई राजनेता भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके फेवर में रहा है, उसके बाद वो राज्यपाल बना है, और जाहिर तौर पर अगर वो जब फेवर किसानों का करता हुआ नजर आ रहा था, तो निश्चित तौर पर वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात आप हमारे साथ अब्दुल। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।